Hello friends, I am again here with the video for 12th physics. That was in the second video of second unit. In this video, we will discuss about the Ohm's law and deductions of Ohm's law from the drift velocity and other remaining things. So let me start from the Ohm's law. Ohm's law आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में. Ohm's law क्या कहता है? According to this law, the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of the conductor when physical condition remains constant. Physical condition का मतलब temperature, pressure, etc. तो Ohm's law क्या कहता है कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा, ये कंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इसके दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या मतलब दोनों एंड के बीच की जो वोल्टेज होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अगर वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा है और अगर वोल्टेज का डिफरेंस कम है तो करंट कम है. मीन्स इस वोल्टेज के करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक ही बात होती है. तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट के हेल्प से इक्वल लिख लेते हैं. वेयर R इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस of the conductor. ये नेट हमारी रेजिस्टेंस विच आर कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं. आर को जो ये आर है इसको रेजिस्टेंस कह देते हैं. सो आर इज इक्वल टू V अपॉन I. आर की वैल्यू भी V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट. ये आर की वैल्यू. अब बात करते हैं आर की बात करेंगे. पहले एक बार इसका डिडक्शन कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से. डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप पढ़ो. मीन्स अगर ये कहते को ये तो हमने ओम्स लॉ को सीधा निकाल दिया, अगर ये ना गई तो आपने एक चीज पढ़ी थी क्या? वी नो I इज इक्वल टू NEAVD पिछली वीडियो में, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल देते हैं. E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है. A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया. एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको सब चीजें पता है. वी आल्सो नो VD इज इक्वल टू EE टो ओवर M. ये भी आप पढ़ चुके. इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 कह दिया. E चार्ज कैपिटली इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें कंडक्टर रखा हुआ है, तो रिलैक्सेशन टाइम एंड M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो फ्रॉम 1 एंड 2 VD की वैल्यू 1 में रख दीजिए तो I इज इक्वल टू आ जाएगा NEA और VD की जगह आ जाएगा EE टो ओवर M.
मीन्स ये चीज हो जाएगी एन ई स्क्वायर ए टू ओवर एम इंटू ई। आपको एक चीज और पता है, एन ई स्क्वायर ए टू ओवर एम और ई इक्वल टू वी अपॉन एन, ये भी तो पता है आपको। दोनों एन के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, V, और लेंथ कितनी है, मीन डिफरेंस ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंडीशन आ गई। तो यहां से अगर देखी जाए तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टू ओवर एम इंटू एल, ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और रिवर्स करके लिखूं तो V इज इक्वल टू आ जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू इंटू आर। अब देखो ये जो टर्म है, ये सारी की सारी, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बिकॉज एन एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और इसको ही हमने क्या कह दिया, आर। आर ही तो है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल टू आई आर में ये सारी चीजें आपकी आर है। तो आपको पता लग गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एन एल एन ई स्क्वायर ए टू, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये आ गया। अब बात करते हैं, इस आर को याद रखना है आपको, डेफिनेशन ओम, इसकी ऐसे ही देखो क्या होती है, डेफिनेशन या पहले एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is volt per ampere and called ohm, क्योंकि ओम्स लॉ है तो यहां से ही इसकी यूनिट बनती ओम, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये आपका ओम का डिनोशन होता है, इसको याद रखना, ओम। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो देखो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML टू T माइनस टू वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, वर्क डन ML टू T माइनस टू और चार्ज 80 अपॉन HUS में क्या, I का मतलब एम्पियर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ML टू T माइनस 3 A माइनस, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। दूसरा आपका डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, डेफिनेशन बहुत इजी है, इफ V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, then R is equal to 1 ohm.
डेफिनेशन मिल गया। When we apply 1 volt potential difference across the ends of a conductor and 1 ampere current flow through the conductor, then resistance of the conductor is 1 ohm. ये 1 ohm की डेफिनेशन होगी। मीन्स अगर किसी कंडक्टर के एंड पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर देते हैं और इसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये 1 ओम की डेफिनेशन है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस होता क्या है, हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो मैंने साइड बता दिया आपको, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो चीज है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। मीन्स रेजिस्टेंस अपोजिशन, मीन्स जो करंट के फ्लो को अपोज करती है वो आपका रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखो अगर करंट ज्यादा आ रहा है किसी कंडक्टर में तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मीन्स करंट के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट ज्यादा है मीन्स अपोजिशन कम है करंट के फ्लो में तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम है, और करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि करंट किसी कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है उस वोल्टेज पे तो उसका रेजिस्टेंस कम है, और करंट कम फ्लो हो रहा है उस वोल्टेज पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जिसमें जितना अच्छा करंट फ्लो होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है, जितना कम करंट फ्लो होगा उतना ही बुरा कंडक्टर होता है। दैट इज गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इज कॉल्ड इंसुलेटर। खैर अब हम इससे आगे की बात करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। बाय एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मीन्स जो आपके पास मटेरियल है, जो बॉडी है, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दो चीज पे डिपेंड करता है। वैसे दो चीज होती है इन पे डिपेंड करता है, पता है क्या क्या? फर्स्ट तो लेंथ के, दूसरा एरिया के, तीसरा टेम्परेचर के, और चौथा मटेरियल। इनका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। मटेरियल मीन्स कौन सा मटेरियल है, वो आपका कॉपर है, वो एल्युमिनियम है, वो स्टील है, या वो वाटर है, कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। और चौथा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर पे कई बार कम भी होता है, कई बार बढ़ता भी है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बात करेंगे चार चीज पे डिपेंड करते हैं, हम इन दो की बात करते हैं। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया। तो जब कोई चीज प्रोपोर्शनल हो जाती है उसको कांस्टेंट की हेल्प से इक्वल लिख देते हैं, रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज ए कांस्टेंट
कांस्टेंट तो है ही, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी जब इक्वलिटी लिखते हैं तो कांस्टेंट की हेल्प ही लिखते हैं। एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। मीन्स रो एक कांस्टेंट है जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी होगी। मीन्स इफ A is equal to 1 and L is equal to 1, then rho is equal to R। अब यहां से इसकी डेफिनेशन भी आ गई आपको। क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the body of unit length and unit area of cross section is called resistivity of the body। means unit length और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बॉडी ने जो रेजिस्टेंस ओपन किया वो ही उसकी रेजिस्टिविटी है। तो मतलब अब रेजिस्टिविटी दो ही चीज में डिपेंड करेगी, किसकी चीज पे? टेम्परेचर पे और मटेरियल। अब इन दो चीज में डिपेंड नहीं करेगी तो यूनिट हमने दोनों चीज यूनिट कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया। अब इन दो ही चीज पे डिपेंड करेगी। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब थोड़े थोड़े दो तीन टॉपिक है, पहले इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, देखो रेजिस्टेंस की ओम है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये ओम मीटर होगी आपकी, ओम का सिंबल और मीटर, ये इसकी ऐसे होगी। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 2 और एल 2 बाई एल 3 हो जाएगा। एक एल और मल्टीप्लाई, मीटर का मतलब लेंथ। तो ये इसकी ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब छोटे छोटे दो टॉपिक है, एक है कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या है? करंट को अपोज करता है। कंडक्टेंस क्या है? करंट को फ्लो करने को इजी करता है, इज द करंट फ्लो करंट। मींस रेजिस्टेंस का अपोजिट, इसको जी से डिनोट करते हैं एंड दैट वन इज 1 अपॉन आर। इट्स ऐसा यूनिट इज रेजिस्टेंस क्या है? ओम, तो इसकी होगी ओम इनवर्स 1 अपॉन ओम, मींस ओम इनवर्स। वो इसको कह देते हैं MHO, उल्टा लिख देते हैं, बस ओम को उल्टा लिख देते हैं MHO। और एक और होता है इसका साइनेक्स, ये भी इसके ऐसा यूनिट है, इसको साइनेक्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। सिमिलरली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होगी।
सिग्मा से नोट करते हैं 1/रूट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या MHO मीटर इनवर्स या साइनेंस मीटर इनवर्स, कुछ भी कह लीजिए। साइनेंस मीटर इनवर्स, तो ये इसकी ऐसा ही नहीं होगी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखो अभी आपने पढ़ा वी नो R इज इक्वल टू भी फाइंड किया था आपने, क्या था? M L N E स्क्वायर A को, and we also know R is equal to rho L upon A, ये भी आपने अभी पढ़ा है रेजिस्टिविटी में। सो रो L अपॉन A इज इक्वल टू ML अपॉन N E स्क्वायर A। तो L से L कट गया, A से A कट गया, तो रो इज इक्वल टू M N E स्क्वायर। तो अब देखो दो चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो M और E स्क्वायर। सो this is directly proportional to 1 upon m2 because m upon e square is always constant। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता, वो टेम्परेचर का फर्क इन दो पर पड़ेगा। n का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड टो का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आपके याद होगा, रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टाइम एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेशन पोजीशन। अब हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल है, ये तो आपने फाइंड किया रेजिस्टिविटी दो चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तीन चीज है हमारे पास, एक है हमारे पास कंडक्टर, एक है हमारे पास सेमी कंडक्टर, और एक है हमारे पास, बल्कि सेमी कंडक्टर को मैं सेकंड नंबर पे दूंगा इंसुलेटर सेकंड पे, और थर्ड नंबर पे दूंगा सेमी कंडक्टर। अब तीनों की अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। देखो कंडक्टर में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट रहते ही हैं, तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गोइंग टू वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो काम करेगा टेम्परेचर, दो काम क्या करेगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी देगा या काइनेटिक एनर्जी। देखो ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपकी बॉडी है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। जो फ्री है वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, और जो बाउंड है वो फ्री होने की कोशिश करेंगे, एनर्जी लेंगे और फ्री होने की कोशिश करेंगे। तो इस कंडक्टर में ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो जो एनर्जी आएगी वो सारी फ्री इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाएगी और वो अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। स्पीड बढ़ा लेंगे तो मान लिया एक यहां पे मॉलिक्यूल है या एक पार्टिकल यहां पे है,
और पहले तो इसको यहां से यहां तक टकराने में 3 नैनो सेकेंड लग रहे थे, अब इसको यहां से यहां तक टकराने में 2 नैनो सेकेंड लगेगी, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ गई तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, मीन्स कंडक्टर जल्दी जल्दी टकराना शुरू कर देंगे वो इलेक्ट्रॉन, तो टो विल बी डिक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, हैंस रो विल बी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, किस केस में? कंडक्टर के केस में। अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में हमारे पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तभी तो इंसुलेटर है, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड है। अब जैसे ही हम उसको एनर्जी देंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है वो फ्री होना शुरू कर देंगे। तो फ्री होने का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे इंसुलेटर में, और देखो टो पे तो ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो टो की वैल्यू सॉरी लो की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी विल बी डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहां पे डिक्रीज हो रही है। अब थर्ड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में दोनों काम होंगे, तो डिक्रीज भी होगी और एंड इंक्रीज भी होगी। मीन्स सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उनका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है वो फ्री होना भी स्टार्ट, तो दोनों का इफेक्ट आएगा। बट इफेक्ट ऑफ एन इज मोर देन टू, तो एन का इफेक्ट टो से ज्यादा होगा। देखो एन के इफेक्ट पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है और टो के इफेक्ट पर रेजिस्टिविटी टो के इफेक्ट पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डिक्रीज होगी इसके इफेक्ट से, इंक्रीज होगी इसके इफेक्ट से, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी विल बी डिक्रीज, डिक्रीज होगी क्योंकि डिक्रीज वाले इसका इफेक्ट ज्यादा है। इससे ये बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, पर इसका डिक्रीज का इफेक्ट ज्यादा है इंक्रीज के कंपेयर में, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज वाले का इफेक्ट ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अब इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, क्या चीज याद रखनी है? एन से रेजिस्टिविटी क्या होगी? अगर एन पे इफेक्ट पड़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और अगर टो पे इफेक्ट पड़ेगा तो इंक्रीज होगी। पहले वाले में टो पे इफेक्ट पड़ रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, दूसरे वाले में एन पे इफेक्ट पड़ रहा है रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और तीसरे वाले दोनों का इफेक्ट है पर एन का ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका वैल्यूएशन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। छोटा टॉपिक है, अगर न्यूमेरिकल्स आ जाता है एक बात, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस छोटा टॉपिक है, इस वजह आपको बता रहा हूं कि एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R1 है एट
टेम्परेचर T1, R2 रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T2. सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. R2 माइनस R1, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस. जितना इनिशियल ज्यादा होगा उतना ही इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा. अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है और आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और उसका 10 डिग्री सेल्सियस 5 ओम रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मींस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस 10 से 15 हो गया. अगर शुरुआत में 20 होता तो रेजिस्टेंस 30 हो जाता. तो अब कितना बढ़ा? 30 बढ़ा. अगर इनिशियल 2 गुना होता तो इंक्रीज भी 2 गुना होगा. तो पहले चीज ये कह रहा है. दूसरा T2 माइनस T1 में जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ेगा. बोलिए कैपिटल T से बदलो टेम्परेचर को, उतना ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ेगा. जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी ज्यादा बढ़ेगा. सो R2 माइनस R1 is directly proportional to R1 T2 minus T1, और R2 minus R1 is equal to alpha R1 T2 minus T1, where alpha is a constant and called alpha is a constant and called thermal coefficient of resistance. Thermal कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनिशियल जो रेजिस्टेंस है, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर इसकी आप यूनिट की बात करो तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस यूनिट करता है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 अपॉन टेम्परेचर केल्विन होते हैं, 1 अपॉन के मीन्स के इनवर्स हो जाता है. ये हो गया. अब आपके देखो कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं. एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर वो है जो ओम्स लॉ को V माइनस V प्लस I प्लस I माइनस ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं. जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ये होते हैं आपके नॉन ओमिक कंडक्टर. जैसे आपके होते हैं ट्रांजिस्टर्स होते हैं, आपके डायोड्स होते हैं, ठीक है. दूसरा होता है ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर वो है जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं. वोल्टेज और करंट के बीच स्ट्रेट लाइन आती है. तीसरे होते हैं थर्मिस्टर्स. थर्मिस्टर्स वो होते हैं जो टेम्परेचर का इफेक्ट इन पे बहुत ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है. और चौथे होते हैं आपके सुपर कंडक्टर.
सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाके रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे जाके रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये आपके सुपर कंडक्टर होते हैं और ये प्रॉपर्टी इनकी सुपर कंडक्टिविटी होती है। ये आपके कंडक्टर रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट